हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल विवेक ऑब्जेक्टिव जे.के में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इंपॉर्टेंट वीडियो में लेकर आए हैं बिहार ITI इंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन है। दोस्तों, थंबनेल पे यहीं लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साइंस का वीडियो 4 है। दोस्तों, इससे पहले हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो उस वीडियो का लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ पे जाकर देख लीजिएगा। दोस्तों, आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में लेकर हैं टॉप 25 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस क्वेश्चन है। तो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और अपने यहाँ पे दोस्तों, आपको एक बात और बता दें, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, यानी कि कुछ थ्योरी है और कुछ न्यूमेरिकल जो पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों, तो आपको अगर मन लगे इस क्वेश्चन को देखकर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप अगले ITI इंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहले यहाँ पे हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है दोस्तों, और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन बहुत ही मस्त है और कह रहा है कि मंडक का सही SI मात्रक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया, A मीटर, B मीटर पर सेकेंड, C मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और D न्यूटन। तो मंडक यानी कि दोस्तों क्या होता है, मंडक क्या होता है दोस्तों, यह जो त्वरण होता है, एक्लेशन होता है, उसका उल्टा होता है। तो उसका उल्टा जो होता है उसी को मंदन कहते हैं। तो मंदन जो है, इसका जो SI मात्रक हो वो क्या होगा, तो दोस्तों इसका जो SI मात्रक हो वो होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो त्वरण का SI मात्रक होता है वही इसका भी होगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि कह रहा है 10 और 18 मात्रक वाले दो सदस्यों के परिणामी सदिश का न्यूनतम मान होगा। A 28 मात्रक, B 1.8 मात्रक, C 8 मात्रक और D 180 मात्रक। दोस्तों, यह दो मान दिया हुआ है मात्रक, और इसका कह रहा है दो सदिश हैं यह दोनों, और इसका परिणाम सदिश का न्यूनतम मान का है। न्यूनतम मतलब छोटा मान। तो दोस्तों, इन दोनों को क्या करेंगे, हम घटा देंगे। न्यूनतम हमको निकालना है। तो 18 में से 10 गया दोस्तों, 18 में से 10 गया दोस्तों 8 मात्रक हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। इसका ऑप्शन नंबर C बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 35 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही कार 12 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। A 7 किलोमीटर, B 35 किलोमीटर, C 14 किलोमीटर और D 28 किलोमीटर। तो दोस्तों, 35 किलोमीटर पर घंटा की चाल पर घंटा, यानी कि 1 घंटा में दोस्तों 35 किलोमीटर चल रहा है, यानी कि 60 मिनट में दोस्तों कितना चलेगा, 35/60। कितना, 35/60 चलेगा। तो हमको क्या पूछ रहा है, 12 मिनट में ना। तो 12 मिनट में कितना चलेगा दोस्तों, 35/60 गुना 12 कर देंगे। 12×5 = 7 और 5×7 = 35, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह 7 किलोमीटर होगा। क्या होगा, 7 किलोमीटर। इसका ऑप्शन नंबर A बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है और कह रहा है कि जरूरत का गुण है। A प्रत्येक वस्तु में होता है, B किसी वस्तु में होता है, C किसी भी वस्तु में नहीं होता है और D केवल गतिशील वस्तु में होता है। तो जरूरत का गुण किस में होता है दोस्तों, तो जरूरत यानी कि जरूरत क्या होता है दोस्तों, यह एक ऐसा चीज़ है जो कोई वस्तु अपनी अवस्था में रहना चाहता है, वो रहना ही चाहता है, और वह घरक रहा है तो घर करते रहेगा, या वह बैठा है तो यानी स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा। तो जरूरत 2 प्रकार के होता है, एक गति का जरूरत, दूसरा स्थिर का जरूरत। वह चाहे अगर ये वस्तु यहाँ पे है तो यहीं पर रहना चाहेगा, अगर यह रोलिंग कर रहा है तो ये रोलिंग करना ही यानी घरकते ही रहना चाहेगा जब तक इस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाए। तो क्या कर रहा है, तो जरूरत का गुण होता है प्रत्येक वस्तु में होता है। इसका ऑप्शन नंबर A बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है किसी वस्तु का संवेग डैश A केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, B द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, C द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है, D केवल वेग पर निर्भर करता है। तो किसी वस्तु का संवेग, दोस्तों संवेग का मात्र सूत्र क्या होता है, P बराबर होता है ना ma। क्या होता है, ma, सॉरी mb होता है दोस्तों। क्या होता है, mb होता है, सॉरी क्या होता है, mb, P बराबर mb। यानी कि संवेग P सूचित करते हैं द्रव्यमान को m से और v को वेग, जिसे वेग।
यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, द्रव्यमान और वेग। तो इसका द्रव्यमान और वेग दोनों निर्भर करता है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा, द्रव्यमान और वेग। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है सर्पिक घर्षण से लोटनी घर्षण है, एक बहुत कम होता है, बी बहुत बड़ा होता है, सी थोड़ा कम होता है और डी थोड़ा बड़ा होता है। तो सर्पिक घर्षण से लोटनी घर्षण जो है दोस्तों वह क्या होता है, बहुत कम होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ है कि पनडुब्बी की अभिकल्पना में किस सिद्धांत का प्रयोग होता है, यानी कि पनडुब्बी जो है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यही पूछना चाहता है क्वेश्चन। ए न्यूटन, बी ऊर्जा संरक्षण, सी आर्किमिडीज और डी पास्कल। तो दोस्तों पनडुब्बी की जो अभिकल्पना है यह जो है यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कोई भी वस्तु अगर पानी में तैर रहा है तो वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही कार्य कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि पारे का अपेक्षित घनत्व 13.6 है, तो इसका घनत्व क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिया, ए 13.6 kg पर मीटर क्यूब, बी 1.36 kg पर मीटर क्यूब, सी 13.6 इंटू 10³ kg पर मीटर क्यूब और डी 360 kg पर मीटर क्यूब। तो पारे का अपेक्षित घनत्व पूछ रहा है दोस्तों, घनत्व दिया है लेकिन इसका घनत्व पूछ रहा है। अपेक्षित घनत्व दिया है, घनत्व पूछ रहा है दोस्तों। इसका होता है अपेक्षित घनत्व बराबर होता है वस्तु का घनत्व बटा पानी घनत्व। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा जगह कम है इसलिए आपको पहले बता दिए सूत्र कि अपेक्षित घनत्व बराबर होता है वस्तु का घनत्व बटा पानी का घनत्व। यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, वस्तु का घनत्व दिया हुआ है, यानी पारे का घनत्व अपेक्षित घनत्व दिया है। क्या दिया है, अपेक्षित घनत्व, यानी कि 13.6 बराबर होता है, 6 बराबर होगा। अब वस्तु का घनत्व पूछ रहा है क्या, इसका घनत्व ना, वस्तु का घनत्व। तो वस्तु का घनत्व हम ए मान लेते हैं दोस्तों, ए बटे, और यहाँ पे पानी का घनत्व दोस्तों होता है वो आप लोग को भी पता होगा कितना होता है, 1000। कितना होता है, 1000 दोस्तों, कितना होता है 1000। आपको यह याद रखना होगा दोस्तों। जब दशमलव उड़ाएंगे तो 10 नीचे, यहाँ से यहाँ जग कट गया, 0 से 0 बराबर में रहता है, नीचे वाला कट जाता है तो काट दिया। अब ए बराबर हो गया तो गुना करेंगे दोस्तों तो 1300 क्या होगा, 1300 होगा ना। हाँ, जब ये दोनों गुना करेंगे इसमें तो इतना ही ना होगा। तो हाँ ठीक है दोस्तों, एक बार करके देख लीजिएगा, इतना ही होता है। तो आपको यहाँ पे करके ही दिखा देते हैं कितना, 136 गुना 100 है ना। तो 0 का 0 ये सब 0 होगा, फिर से 0 से 0 और 6 से 6। तो हाँ दोस्तों यहाँ पे 136 यानी 13,600 होगा। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी ए होता है, यहाँ पे जो है डी है, तो यहाँ पे एक जो मिस है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि लोहे की कांटे का भार किस में कम होगा, ए मिट्टी के तेल में, बी पानी में, सी ग्लिसरीन में और डी पारे में। तो लोहे की कांटे का जो भार होता है दोस्तों किस में कम होता है दोस्तों, वो पारे में कम होता है। किस में, पारे में। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों पारा का घनत्व ज़्यादा होता है और लोहे की कांटे का घनत्व कम होता है, इसलिए पारा में लोहे की कांटी क्या होती है, कम भार, कांटे का भार किस में कम होगा, यही कम ना पूछ रहा है, तो पारे में कम होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान डैश, ए सभी स्थानों पर बराबर होगा, बी पृथ्वी पर सभी जगह बराबर होगा, सी पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है और डी चंद्रमा पर अधिक है क्योंकि उसका व्यास कम है। तो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है दोस्तों, यानी छोटा ए जो बराबर होता है वह किस पर निर्भर करता है, यही पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर का वो होगा पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है, इस पे, पृथ्वी के अक्षांश पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को चले दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि सुहागा का रासायनिक सूत्र है, ए यानी सुहागा, इसी को बोरेक्स भी कहते, क्या कहते हैं, बोरेक्स भी कहते हैं दोस्तों।
क्या कहते हैं, बोरेक्स। तो सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? ए Na2B4O7 × 10H2O, बी Na2CO3 × 10H2O, सी K2SO4 SO4 Al का इंटू SO4 का होल 3 इंटू 24HCl और डी MgSO4 × 7H2O। तो सुहागा का जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों, ये इसका क्या होता है? तो वो होता है Na2B4O7 × 10H2O। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, शरबत एक मिश्रण है। तो शरबत कौन सा मिश्रण? ए समांगी, बी असमांगी, सी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो शरबत दोस्तों क्या है? एक मिश्रण है। यह तो कंफर्म है कि यह एक मिश्रण है। तो कौन सा मिश्रण है? समांगी या विषमांगी? यानी कि विषमांगी को असमांगी कहते हैं। तो यह कौन सा मिश्रण? तो शरबत जो है एक मिश्रण, यह जो है यह समांगी मिश्रण। कौन सा? समांगी मिश्रण। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हेमेटाइट अयस्क है। ए एल्युमिनियम का, बी लोहा का, सी ऑक्सीजन का और डी तांबा का। तो हेमेटाइट जो अयस्क है दोस्तों, यह किसका अयस्क है? तो यह है लोहा का। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहा जाता है। ए फ्लक्स, बी गैंग, सी स्लैग और डी इनमें से कोई नहीं। तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसको कहा जाता है क्या? तो उसको गैंग कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। ए एनोड पर, बी कैथोड पर, सी कैथोड एवं एनोड दोनों पर और डी किसी पर भी नहीं। तो विद्युत अपघटन में जो ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन का जो अवशोषण होता है, वह किस पे होता है? यही पूछ रहा है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए एनोड पर। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों कि अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं। ए क्षारीय, बी अम्लीय, सी उदासीन और इनमें से कोई नहीं। अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं दोस्तों, वो क्या होता है? अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है। ए असीमित नाभिकीय संलयन पर, बी असीमित नाभिकीय विखंडन पर, सी असीमित रासायनिक प्रतिक्रिया पर और डी नाभिकीय रिएक्टर पर। हाइड्रोजन बम जो है यह किस सिद्धांत पर आधारित है? यही पूछ रहा है। तो दोस्तों हाइड्रोजन बम जो है यह असीमित नाभिकीय संलयन पर आधारित। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि कह रहा है बैंगनी रंग का, क्या? बैंगनी रंग वाले प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लाल रंग वाले प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से डैश ए से कम होता है, बी से अधिक होता है, सी के बराबर होता है और डी इनमें से कोई नहीं। तो बैंगनी रंग का जो प्रकाश होता है वह लाल रंग के प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से क्या होता है? कम या अधिक? यही पूछ रहा है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि इसका एक सूत्र होता है बिज्योर। क्या होता है? GIOR बिज्योर। दोस्तों यह आपको पता है। भी से वायलेट, क्या होता है? वायलेट, जिसे बैंगनी कहते हैं। और उसके बाद आई क्या होता है? आई इसको जामुनी कहते हैं। ए बी से ब्लू और जी ग्रीन, वाई येलो, ओ ऑरेंज, आर रेड। दोस्तों सबसे शुरू यहाँ यानी सबसे कम इसका होता है और सबसे अधिक इसका होता है। क्या होता है दोस्तों? इसका सबसे कम होता है और इसका सबसे अधिक होता है। तो सबसे यहाँ पे पूछ रहा है हमको कि तरंगदैर्घ्य किसका, यानी लाल रंग के तरंगदैर्घ्य बैंगनी रंग के तरंगदैर्घ्य से क्या है, ज़्यादा है कि कम है, यही पूछ रहा है ना। तो दोस्तों जब पूछ रहा है तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा से कम होता है। क्या होगा? से कम होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे में और बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। कह रहा है
कि किसका तरंग दैर्घ्य कम होता है? ए लाल, बी हरा, सी नीला और डी बैंगनी। तो किसका तरंग दैर्घ्य कम होता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा बैंगनी। बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है और लाल रंग का अधिक होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि 5.0 यानी 5 मोल अमोनिया में अणुओं की संख्या ज्ञात करें। किसकी? अणुओं की संख्या। यहाँ पे एक है 3.0110 इंटू 10^24, बी में है 6.022 इंटू 10^23, सी में 5.022 इंटू 10^23 और डी में 5.022 इंटू 10^24। तो 5 मोल में अमोनियम में अणुओं की संख्या पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? अणुओं की संख्या। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? आपको डायरेक्ट हम राइट आंसर बता रहे हैं। इसका होगा 3.011 इंटू 10^24। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों कैसे होगा ये बता दें कि चूँकि हम जानते हैं एक मोल, क्या एक मोल में, इसको शॉर्ट में लिखते हैं एम। दोस्तों एक मोल में अणुओं की संख्या कितनी होती है वो आपको भी पता होगा। 6.022 10^23 होता है। कितना? 22 इंटू 10^23 होता है। तो इसलिए हम कितना करेंगे? तो 5। एक में इतना हो गया तो 5 में कितना होगा? 5 से हम उतना में क्या करेंगे? गुना कर देंगे। 022 इंटू 10^23 होगा ना। तो दोस्तों जब इसको हम गुना करते हैं यह हमारा कितना हो जाता है? ये ऐसा क्या करेंगे? इसको सबको गुना कर देंगे। सबको गुना कर देंगे तो आपको इतना आ जाएगा। ठीक दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि अमोनिया गैस के 12.0 4.10^23 अणुओं में मोलों की संख्या निकालें। 1 2 मोल, बी 3 मोल, सी 4 मोल और डी 5 मोल। अभी हम आपको बताए थे दोस्तों कि क्या दिया था? तो मोल हमको यहाँ पे निकालना है। हमें अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में दोस्तों दिया था, देखिए दोस्तों दिया था मोल, 5 मोल दिया था, लेकिन अणुओं की संख्या निकालना था। उसी का उल्टा यहाँ पे दे दिया कि अमोनिया में इतना अणुओं में मोलों की संख्या निकाले। तो मोलों की संख्या आपको पता होगा क्या होता है दोस्तों? मोलों की संख्या क्या होता है कि इसका द्रव्यमान बट यह जितना दिया हुआ होता है। ठीक तो दोस्तों निकाल दें कि चूँकि हम जानते हैं, चूँकि से एक ही नियम से निकालते हैं। चूँकि हम जानते हैं 6.022 10^23 बराबर 1 मोल होता है। कितना? 1 मोल होता है। इससे आसान हो जाएगा। तो इसलिए मोलों की संख्या कितना दिया है? इतना 12.044 इंटू 10^23 यह दिया हुआ है हमको। तो इतना में मोलों की संख्या निकाल लेंगे। तो इसमें हम इतना से भाग दे देंगे। कितना से? इतना से। तो जब इससे भाग दे देंगे तो लगभग हमको 2 मोल आते हैं। कितना? 2 मोल। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है दोस्तों कि दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक डैश ए घटेगा, बी बढ़ेगा, सी अपरिवर्तित रहेगा और डी कभी घटेगा कभी बढ़ेगा। तो दाब बढ़ने से जो है किसी द्रव का क्वथनांक जो है दोस्तों, दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक जो है दोस्तों वो क्या होता है? तो दोस्तों बढ़ता है। क्या होता है दोस्तों? क्या होता है दोस्तों? बढ़ता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि सर्च लाइट का परावर्तक होता है। ए उत्तल, बी अवतल, सी समतल और डी उत्तल और अवतल। तो इसका जो राइट आंसर होगा, सर्च लाइट का जो परावर्तक होता है वह किसका बना होता है? तो वो होता है समतल का। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है और यह भी न्यूमेरिकल का ही क्वेश्चन है दोस्तों। तो यह थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो गया दोस्तों। यह क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखने पर प्रतिबिंब बनेगा। ए दर्पण के वक्रता केंद्र पर, बी दर्पण के फोकस पर, सी दर्पण के पीछे और डी दर्पण और फोकस के बीच। तो दोस्तों फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण क्या है दोस्तों? अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण यहाँ पे हम आपको बना दिए हैं और यहाँ से एक ये क्या है? मुख्य
इसको रेखा कहते हैं। यहाँ पे ध्रुव होता है दोस्तों, ध्रुव, और यहाँ पे यह फोकस हो गया, यह वक्रता केंद्र हो गया। तो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यह फोकस दूरी हो गया। यहाँ से हमको कराएं दर्पण के सामने की दूरी, बीच की दूरी पर एक वस्तु रखी जाती है। अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु रखी जाती है, तो वस्तु रखने पर प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे हम दोस्तों रख दिए क्या, तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना है। 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी है और वस्तु को 20 सेंटीमीटर दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर 10 या तो यहाँ पे रख सकते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे हम रख दिए। यहाँ से जब हम देंगे दोस्तों, यहाँ से तो कहाँ पे जाएगा, यहाँ से जब देंगे हम तो यहाँ से यहाँ पे यानी कि यहाँ से यहाँ जाएगा और दर्पण में टकरा करके इधर गए। यह जिस बिंदु पे मिलता है यहाँ पे मिला, यानी कि फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच मिला ना, तो यहाँ पे जब मिला है तो दोस्तों इसी को क्या कहते हैं, उस बिंदु प्रतिबिंब यहाँ ही पर बनेगा। कहाँ पे, यहाँ पे, इन दोनों के बीच, यानी कि यह वक्रता केंद्र हुआ और यह फोकस दूरी हुआ। तो इसके दोनों दर्पण के वक्रता केंद्र पर, दर्पण के फोकस पर, दर्पण के पीछे और दर्पण और फोकस के बीच। तो दोस्तों ये क्या कर रहा है कि 10 सेंटीमीटर वाले। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, और फिर से हम आपको बता दें कि यहाँ से हम दर्पण खींचे, एक दर्पण, यहाँ से एक रेखा खींचे, यह होता है फोकस और ये होता है वक्रता केंद्र। क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है ना। हमको कह रहा है 10 सेंटीमीटर फोकस की दूरी, 10 सेंटीमीटर फोकस यहाँ हो गया 10 सेंटीमीटर, और एक वो अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पे मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर पर रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जब यहाँ से हम गुजारेंगे दोस्तों, यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से हम जब गुजारेंगे तो यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से जो टकराएगा तो सीधे इधर निकलेगा ना, यहाँ से टकरा के इधर निकल गया तो यहाँ पे बनेगा, कहाँ पे, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। यानी कि यह 10 हुआ तो यह भी यहाँ तक आएगा तो 10, यानी कि यहाँ से यहाँ सीधा 20। जब यहाँ से यह दर्पण टकराएंगे तो यह सीधा वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, निकट दृष्टि वाले मनुष्य के चश्मे में होता है ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी बेलनाकार लेंस और डी समतल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के जो चश्मे में लगे होते वो अवतल लेंस लगे होते, क्या होता है, अवतल लेंस। और दीर्घ दृष्टि दोष वाले के लिए उत्तल लेंस, क्या, उत्तल लेंस लगे होते हैं। दोस्तों ये ऐसे समझ पाएंगे, जिस यह नज़दीक है तो जिसमें बड़ा अक्षर होगा वही होगा, तो यानी अवतल, इसमें अवतल में बड़ा अक्षर हो गया अवतल लेंस। अगर यह दीर्घ होता, दीर्घ बड़ा हुआ तो इसका छोटा उत्तल होगा। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो अवतल होगा। दोस्तों इसके बारे में एक बार फिर से आपको बता दें, जो ऐसे याद रहेगा, जैसे जैसे आप यहाँ अनंत पाएँ, फोकस यहाँ पे, जैसे जैसे इधर आप जाइएगा तो वैसे वैसे यह इधर बढ़ते जाएगा। अनंत पाएँ यह कहाँ से, वक्त फोकस और ध्रुव के बीच से गुजरेगा। अनंत पैंत और वक्रता केंद्र पैंत, तब अगर वक्रता केंद्र पाया तो ये वक्रता केंद्र पर से ही गुजरेगा। अगर वक्रता केंद्र फोकस के बीच से आए तो यह कहाँ से जाएगा, ये फोकस से जाएगा। जैसे सॉरी, वक्रता केंद्र से गुजारते वक्रता केंद्र पाए, यहाँ इन दोनों के बीच दिए तो इन दोनों के यहाँ से गुजरेगा, ये इसके बीच से, यहाँ से, और जब यहाँ पाएंगे तो अनंत पाया जाएगा। जैसे इधर जाएंगे वैसे वैसे प्रतिबिंब इधर भागते जाएगा। जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर जाएंगे वैसे वैसे प्रतिबिंब पीछे भागते जाएगा। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा था, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, कल की वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।